Hey guys, welcome back. I'm Sokshar from English Grammar से आप सबके लिए एक नई वीडियो में लेकर के आया हूँ। कहते हैं टाइम विल शो हु डिज़र्व योर हार्ट, यानी एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे। मैं खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। इन सब विचारों के साथ मैं आपको एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। आज बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, इस प्रकार का अगर सेंटेंस आ जाता है, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। भारत ने चीन को हराया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का अगर सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले वी शुड बी ट्राई टू सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करिए। ध्यान रहे कि दुनिया में किसी भी वर्ड के बाद अगर ने शब्द आया है, किसी भी शब्द के बाद अगर ने शब्द लगा है, ने आया है, तो वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर किसी भी शब्द के बाद ने शब्द लगा है तो वह हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और दूसरा टॉपिक क्या है? जिन शब्द के बाद अगर को लगा होगा तो वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट, फिर से मेरी बात समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जिन शब्द के बाद ने लगा हो उस शब्द को हम सब्जेक्ट कहेंगे। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जिन शब्द के बाद को लगा होगा उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस का पहचान कराता है वही वर्ब होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले मेरे मित्रों, यहाँ पर याद रखना कि हिंदी में एक टॉपिक होता है, हिंदी का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यह अगर आ जाए तो यह आपका हिंदी का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? हिंदी का। किंतु जब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा तो सबसे पहले याद रखना है कि इंग्लिश के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, बट याद रखना कि इसके बाद ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है ये चला आएगा यहाँ पर वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ना वर्ब के बाद चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। पूरी अंग्रेजी ना आपकी इसी पर आधारित है। इंग्लिश के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बट हिंदी के लिए आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट जो लिख रहा हूं उसको लिखने का प्रयास करिएगा। हमने क्या कहा कि अगर, याद रखना कि जब किसी भी शब्द के बाद, याद रखना, जब किसी भी शब्द के बाद, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ, जब किसी भी शब्द के बाद याद रखना ने लगा हो। क्या लगा हो? ने लगा हो, तो वह, ध्यान रखना है, लगा हो तो वह सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो वह सब्जेक्ट होता है। याद रखना, वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जिन शब्द के बाद, याद रखना, और सब्जेक्ट होता है। और ध्यान दूसरी मुद्दा पे यहाँ याद रखना, और जब किसी भी शब्द के बाद, किसी भी शब्द के बाद, याद रखना, किसी भी शब्द के बाद अगर को लगा होगा। क्या लगा हो? किसी भी शब्द के बाद को लगा हो। क्या लगा हो? को लगा हो, तो वह हमेशा, ध्यान रखना है कि तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहेंगे हम उसको? ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर जिन शब्द के बाद, ध्यान रखना, जिन शब्द के बाद को लगा होगा तो वह शब्द हमेशा आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आई रिपीट नाउ, मैंने एक बार इसको और दोहरा देते हैं कि जब किसी शब्द के बाद ने लगा हो, क्या लगा हो? ने लगा हो। देखो यहाँ पे ने लगा है ना, ने लगा हो तो वह सब्जेक्ट होता है। और परंतु जब किसी शब्द के बाद को लगा हो, क्या लगा हो? को, तो वह हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लाइक दैट हियर, जैसे यहाँ पर लगा गया है। तो अब ध्यान रखना है कि भारत ने चीन को हराया, तो आप तुरंत इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? इंडिया डिफीटेड,
इंडिया डिफीटेड चाइना। इंडिया डिफीटेड चाइना। अब याद रखना कि कुछ बच्चे तो थॉट करते होंगे कि सर ने की मीनिंग नहीं लिखी, को की मीनिंग नहीं लिखे। तो याद रखना ने की मीनिंग नहीं वो लिखी जाती है माय डियर स्टूडेंट, कभी भी को की मीनिंग नहीं लिखी जाती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कहा कि सबसे पहले याद रखना है कि जिन शब्द के बाद ने लगा हो उस शब्द को सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना। और जिन शब्द के बाद को लगा हो उस शब्द को तुम ऑब्जेक्ट बनाना। क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हिंदी को बिल्कुल आसानी से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। आप इसको ना नोट करने का प्रयास करिए। आप कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे हो ना तो आप उसको लिखने का प्रयास करिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलता हूँ और आगे की बात करता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा, सबसे पहले याद रखना अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। इस एग्जाम्पल को लिखने का प्रयास करिएगा। आगे एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल आप सबको कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो लिखने का प्रयास करो। अगला एग्जाम्पल आपको बेहद इंपॉर्टेंट कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला एग्जाम्पल कह रहा है रामू ने बच्चों को मिठाई दी। ध्यान समझो, रामू ने बच्चों को, ध्यान समझो, रामू ने बच्चों को मिठाई दी। याद रखो क्या किया? मिठाई दी। अब यहाँ पर सेंटेंस पे गौर करिएगा कि यहाँ ने आया है। क्या आया है? ने आया है। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर ये वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट 1। याद रखना ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। अब सेकंड नंबर की बात, कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट की। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट 2 रखना, फिर इसके बाद आप टू लगाना या फिर फार लगा देते हैं, टू या फार प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इनटू हिंदी इनटू इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए, आप ये कभी नहीं कहें कि अंग्रेजी को कैसे ट्रांसलेट करें हम, राइट। तो अब इसको लिखने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर देखिए दोनों तरह से ट्रांसलेट किया जाए। रामू है ना, रामू गेव, ध्यान समझिए, रामू गेव है ना, रामू गेव दी चिल्ड्रेन, रामू गेव दी चिल्ड्रेन, ऑब्जेक्ट फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट, रामू गेव दी चिल्ड्रेन है ना स्वीट्स। क्या करेंगे? स्वीट्स कर देंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर आप ध्यान रखिएगा, ये देखो माय डियर स्टूडेंट, लिविंग यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ठीक मेन वर्ब के बाद लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट तो टू का प्रयोग नहीं करते हैं, फार का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप मेन वर्ब के बाद लिखोगे तो उसको याद रखना है आपको कि हमेशा, यानी कि जब मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने से पहले मेरे प्यारे छात्रों आपको हमेशा याद रखना है कि टू का या फार का प्रयोग करना होगा, टू या फार का प्रयोग करना पड़ता है, राइट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलता हूँ, अब इसको नोट करने का प्रयास करिए। आगे अगला कॉन्सेप्ट, अगला एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देने का प्रयास करता हूं मेरे प्यारे छात्रों, आप ना इसको नोट करने का प्रयास करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप लिखने का प्रयास करिए। आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। यह ना इस प्रकार का सेंटेंस आपके पेपर में पूछा जाता है। हमने क्या लिखा? थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा धीरज ने अमित के भाई की, ध्यान रखिए, धीरज ने अमित के भाई की पत्नी, अमित ने है ना भाई की पत्नी है ना
धीरज ने अमित के भाई की पत्नी को पढ़ाया। अब ध्यान रखिए, पढ़ाया था, अब याद रखना है कि पढ़ाया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस पे ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए अमित के भाई की पत्नी को, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ये धीरज जो है सब्जेक्ट हो गया और ये जो है वर्ब हो गया माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट जब भी करोगे तो क्या लिखोगे, धीरज, क्या लिखोगे, धीरज टाट, टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, टाट होगा, क्योंकि दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस माय डियर स्टूडेंट। तो क्या करोगे, धीरज टाट। अब यहाँ पर याद रखना कि दी वाइफ ऑफ अमित लिखोगे, अमित लिखोगे अपोस्ट्रोफी एस, अमित्स ब्रदर क्या कर दोगे, इस तरह से आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों, ताकि आपको अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगला एग्जाम्पल आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या लिखा, अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, जरूर कमेंट करिएगा। भारत ने नेपाल और भूटान को, ध्यान समझिएगा, नेपाल और भूटान को भारत ने नेपाल और भूटान को चीनी और नमक देता है। ध्यान समझिएगा, क्या, चीनी और नमक देता है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। पहले तो देखिए भारत ने, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, लेकिन ये क्या है, नेपाल और भूटान को ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पर है चीनी और नमक ऑब्जेक्ट 2। और याद रखना ये जो देता है ना, ये वर्ब है माय डियर स्टूडेंट। तो हम जब इसको ट्रांसलेट बनाएंगे तो अभी इसी पे एक आपको एग्जांपल दिया था मैंने। हम क्या करेंगे, इंडिया, याद रखना, इंडिया गिव्स है ना, इंडिया गिव्स नेपाल एंड भूटान, इंडिया गिव्स नेपाल एंड भूटान सुगर एंड सॉल्ट। अब इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि इंडिया गिव्स है ना, इंडिया गिव्स sugar and salt to Nepal and Bhutan। आई होप दैट दोनों सेंटेंस आपका एग्जैक्ट है माय डियर स्टूडेंट। दोनों सेंटेंस को इस तरह से आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा, इंडिया गिव्स नेपाल एंड भूटान शुगर एंड सॉल्ट। इसी तरह से आप दूसरा सेंटेंस भी दूसरे कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। आप इसी सेंटेंस को क्या बना सकते हो, इंडिया गिव्स शुगर एंड सॉल्ट टू नेपाल एंड भूटान। आई होप दैट आपको ना यह सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप ना ये कभी सोचिए मत, आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप ना इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करिए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो भारत में इंग्लिश की तहलका मचाना चाहते हैं, जो अंग्रेजी के साथ खेलना चाहते हैं। मैं उनके लिए वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और यह उन वीडियो को उस विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए जो अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।